Namaste dear students, welcome to PT Education. My name is Tushant Yadav and let's have a comprehensive analysis of India Tuberculosis Report 2020. तो आज हम पढ़ेंगे कि ट्यूबरक्लोसिस होता क्या है, कौन से बैक्टीरिया से कॉज होता है, क्या डायग्नोसिस होते हैं, क्या ट्रीटमेंट होते हैं, थोड़ा स्टैटिक पोर्शन भी पढ़ेंगे और फिर पढ़ेंगे कि इंडिया ने कैसा परफॉर्म किया है, वेरियस स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ने कैसा परफॉर्म किया है, क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं इंडिया ने टीबी को एलिमिनेट करने के लिए और वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए। तो पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली एनालाइज करेंगे प्री एंड मेंस पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं, बने रहिएगा मेरे साथ अंत तक, बहुत ही अच्छा एनालिसिस होगा आज, आपको पूरी बात बहुत ही ढंग से समझ में आएगी। कौन रिलीज करता है? यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये रिलीज करते हैं। इन भाई साहब का नाम क्या है जरा कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताइए। आइए एकदम बेस से स्टार्ट करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रोब्स जिसे हम बोलते हैं, देखिए चार टाइप्स के होते हैं। ये तो वायरस हो सकते हैं, बैक्टीरिया, फंगाई या प्रोटोजोआ। अगर आपको वायरस ने हिट किया तो आप कौन सी मेडिसिन लेते हैं? एंटी वायरल मेडिसिन। अगर आपको बैक्टीरिया ने हिट किया है तो एंटीबायोटिक या एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन लेते हैं, जिसे हम एंटीबायोटिक भी कहते हैं। फंगाई ने हिट किया तो एंटी फंगाई एंड प्रोटोजोआ ने हिट किया है तो एंटी प्रोटोजोआ। कहने का मतलब किसी भी टाइप का माइक्रोब्स आपको अटैक करेगा उस टाइप की आप मेडिसिन लेंगे, यानी कहने का मतलब आप एंटी माइक्रोबियल मेडिसिन लेंगे। ठीक है, इतना क्लियर है? एंटी माइक्रोबियल मेडिसिन लेंगे। अभी डिपेंड करता है माइक्रोब्स कौन सा है। अगर बैक्टीरिया है तो एंटीबायोटिक लेंगे या एंटी बैक्टीरियल लेंगे, एक ही बात है। लेकिन कुछ लोग क्या होता है कि वायरस उनको अटैक करता है, वो एंटीबायोटिक लेते रहते हैं। अगर उनको फंगाई अटैक करता है तो भी एंटीबायोटिक ले लेते हैं एज अ जनरल। तो इसका इरेशनल यूज की वजह से एंटीबायोटिक की आपकी बॉडी में एक रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। हम पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे आज बिल्कुल। तो आपको इतनी चीज समझ में आए कि माइक्रोब्स चार टाइप के होते हैं और चार टाइप्स के लिए चार टाइप्स की दवा होती है। इतनी चीज समझ में आई या नहीं? देखिए, आपके घर में एक एग्जांपल होगा मॉस्किटो का। आपने गुड नाइट एडवांस लगा तो लिया, लेकिन कुछ समय बाद जो मॉस्किटो होता है, मच्छर होता है, वो गुड नाइट से कुछ उसको इम्पैक्ट ही नहीं होता। गुड नाइट लगा रहता है और वो मच्छर आराम से उड़ता रहता है और आपका खून चूसता रहता है। लेकिन वो ऐसा क्यों हो रहा है उसके साथ? क्योंकि उसने गुड नाइट जो ये उसको मारता है उसके खिलाफ उसने एक रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया है। अब उसको इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता गुड नाइट से, इसीलिए उसकी बॉडी ने, मच्छर ने रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया है गुड नाइट से। इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, ऐसे ही आप जब दवा लेते हैं, उसका इरेशनल यूज करते हैं, तो अगर कोई भी आप एंटी माइक्रोबियल मेडिसिन ले रहे हैं, अगर उसके खिलाफ आपके बॉडी में रेजिस्टेंस डेवलप हो जाए तो उसको बोलते हैं AMR, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। समझ में आई बात या नहीं? तो एंटी माइक्रोबियल मेडिसिन ले रहे थे, अगर उसके खिलाफ आपकी बॉडी में डेवलप हो गया रेजिस्टेंस तो उसको बोलेंगे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। क्लियर और नॉट? तो माइक्रोब्स चार तरह के होते हैं, चार टाइप की मेडिसिन होती है और उसके खिलाफ रेजिस्टेंस हो जाता है तो उसको बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। अगर कोई डिसीज या कोई भी एक माइक्रोब अगर सभी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट या किसी मेडिसिन से ट्रीट हो ही नहीं सकता, सबके खिलाफ उसने रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया, तो उसको बोलते हैं सुपर बग। क्या बोलते हैं? सुपर बग। इतनी चीज क्लियर हुई या नहीं? ठीक है, तो देखेंगे कि ट्यूबरक्लोसिस है क्या, ट्यूबरक्लोसिस किससे कॉज होता है। देखिए, ट्यूबरक्लोसिस कॉज होता है बैक्टीरिया से, तो आगे हम बिल्कुल देखेंगे। ये मेरा चैनल है होप तुशांत यादव, यहां पर पूरा कोर्स चल रहा है इंडियन इकोनॉमी का और वेरियस टॉपिक के कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस पढ़े हैं। कैप्सूल कोर्स में भी पढ़ा है और आईकैन सीरीज हमने स्टार्ट की है, उसमें भी कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस चलता है। तो आइए इंडियन इकोनॉमी का फुल कोर्स ज्वाइन कीजिए, एनालिसिस देखिए, बहुत ढेर सारा कंटेंट यहां पर पड़ा हुआ है, इसको भी ज्वाइन कीजिए और यहां पर भी अपना प्यार हमको जरूर दीजिए। अबाउट ट्यूबरक्लोसिस, अब ये ट्यूबरक्लोसिस होता क्या है इसके बारे में हम जान लेते हैं। देखिए, ये बैक्टीरिया से कॉज होता है, तो कौन सा माइक्रोब है? बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया का नाम क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। इसकी वजह से ये कॉज होता है। ठीक है, और ये किसके अंदर कॉज होता है? देखिए, जिनकी इम्यूनिटी बहुत लो होती है या जो मेल न्यूट्रिशन के शिकार होते हैं, उनकी बॉडी में न्यूट्रिशन इतना ज़्यादा नहीं होता, या किसी को HIV है, HIV+ है या एड्स है, तो उसको उनकी इम्यूनिटी कम होने की वजह से ये बैक्टीरिया अटैक कर सकता है और ट्यूबरक्लोसिस कॉज कर सकता है। तो ये जो बैक्टीरिया होता है
ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ये ट्यूबरक्लोसिस कॉज करता है। ठीक है, ये कम्युनिकेबल डिसीज है। ठीक है, ये स्प्रेड हो सकती है आपको, अगर इसको स्प्रेड पर्सन टू पर्सन स्प्रेड हो सकती है बाय कफ, स्नीज और स्पिट अगर हो गया तो कम्युनिकेबल डिसीज है, एक से दूसरे पर्सन तक ये जरूर पहुंच जाएगी और उसको भी हो जाएगा, तो इससे बचने की भी जरूरत है हमें। ठीक है, ये चीजें आप समझ रहे हैं या नहीं। अगर हम बात करें कि 3 HIV प्लस या एड्स पेशेंट हैं जो, उनमें से एक पेशेंट ट्यूबरक्लोसिस से मरता है, यानी अगर हर 3 HIV पॉजिटिव या एड्स पेशेंट में हर एक पेशेंट उन 3 में से HIV ट्यूबरक्लोसिस की वजह से मरता है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कम होने की वजह से उनको ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है, तो वो ट्यूबरक्लोसिस से मरते हैं, HIV एड्स से नहीं मरते हैं। समझ रहे हैं ना, हर 3 में एक व्यक्ति, हर 3 में एक पेशेंट। इतनी चीज क्लियर हुई या नहीं आपको। और ये बहुत तेजी से स्प्रेड होता है क्योंकि ये कम्युनिकेबल डिसीज है, और इसका ट्रीटमेंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, इसीलिए गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ता है, मेडिसिन को सब्सिडाइज रेट में प्रोवाइड करना पड़ता है, न्यूट्रिशन के लिए आपको उनको फाइनेंस करना पड़ता है। तो गवर्नमेंट हैज़ टू इंटरवीन, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली इसका ट्रीटमेंट होता है। क्योंकि हम देखेंगे कि अगर फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट तो 6 से 9 महीने लगते हैं, सेकंड लाइन है तो 1 साल 2 साल लग जाते हैं, तो काफ़ी टाइम पीरियड लगता है, इसलिए बहुत ज़्यादा कॉस्टली ट्रीटमेंट होता है। और अगर इसकी दवाइयां कौन सी होंगी, अगर माइक्रोब की बात, अगर ट्यूबरक्लोसिस की बात करें तो बैक्टीरिया से होता है, तो इसकी दवा कौन सी होगी, एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन होंगी, एंटीबायोटिक्स होंगी। अगर उससे रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया तो क्या होगा, उसको क्या बोलेंगे हम, ड्रग रेजिस्टेंस टीबी, ट्यूबरक्लोसिस। तो अगर मेडिसिन से आपने रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया तो उसको बोलेंगे ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस 2 तरीके के होते हैं, अगर वो आपके लंग्स को अटैक करते हैं तो उसको बोलते हैं पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। तो अगर लंग्स को अटैक करते हैं तो बोलते हैं पल्मोनरी, माफ कीजिएगा, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। अगर वो आपके लंग्स के अलावा किसी और ऑर्गन को इंपैक्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। तो 2 टाइप के होते हैं, एक पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, एक एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। जो आपके लंग्स को अटैक करते हैं उन्हें पल्मोनरी बोलते हैं, जो और अदर ऑर्गन्स को इंपैक्ट करते हैं उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। इंडिया की बात करें तो ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2019 ने बताया कि इंडिया हैज द हाईएस्ट टीबी बर्डन, यानी हमारे पास ट्यूबरक्लोसिस का बर्डन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा पेशेंट है हमारे पास ट्यूबरक्लोसिस के। इसीलिए हमको, अगर हम देखें कि वर्ल्ड का WHO का जो टारगेट है, ग्लोबल टारगेट, जो उनको टीबी एलिमिनेट करना है वो 2030 तक एलिमिनेट करना है, लेकिन इंडिया ने अपना टारगेट रखा है 2025 तक। तो इंडिया बहुत कॉन्फिडेंस में बोलता है कि मैं ट्यूबरक्लोसिस 2025 तक पूरी तरह से एलिमिनेट कर लूंगा। हम देखेंगे कैसा परफॉर्म किया और इंडिया अपनी इस बात पे खरा उतर रहा है या नहीं उतर रहा, पूरी कॉम्प्रिहेंसिव एनालाइज करेंगे आज इसको। ठीक है, तो ट्यूबरक्लोसिस किस बैक्टीरिया से कॉज हुआ ये समझ में आया आपको, कम्युनिकेबल डिसीज है और इंडिया हाईएस्ट टीबी बर्डन में आता है। अगर बात करें डायग्नोसिस की तो देखिए 3-4 चीजें होती हैं। पहले तो डिसीज होता है कि आपको कोई डिसीज है, डिसीज को पता करने के लिए उसकी डायग्नोसिस करनी पड़ती है, माफ कीजिएगा, डायग्नोसिस के बाद ट्रीटमेंट होता है, और ट्रीटमेंट के बाद पता चलता है कि सक्सेस रेट कितना है, यानी कितना ज्यादा सक्सेस हुआ है। तो ये फ्लो होता है। तो कोई डिसीज हुई आपको तो पता चलता है किस बैक्टीरिया से हुई, किस वायरस से हुई, ये पहले पता करना पड़ता है डायग्नोसिस से, और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है मेडिसिन देके, और उसके बाद पता चलता है कि ट्रीटमेंट कितना वैलिड है। तो अगर ट्यूबरक्लोसिस की बात करें तो उसका डायग्नोसिस हो सकता है स्पूटम स्मीयर माइक्रोस्कोपी में, जिसमें आपका स्पूटम सैंपल लेते हैं और उसका आप माइक्रोस्कोपी करते हैं, उससे पता चलता है कि टीबी के बैक्टीरिया हैं प्रेजेंट या नहीं प्रेजेंट है। एक होता है एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट, वो भी देखते हैं। एक होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या ड्रग, इसको बोलते हैं डीएनए एनालिसिस बोलते हैं इसको, तो उसको भी, इससे भी हम डायग्नोसिस करते हैं ट्यूबरक्लोसिस का। और इंडिया ने एक ट्रू नेट बनाया है, उसकी वजह से भी हम टीबी का डायग्नोसिस करते हैं। ये कुछ ऐसी डिवाइस होती है, पोर्टेबल डिवाइस होती है, इसमें ब्लड का सैंपल या स्पूटम का सैंपल रखते हैं और ये बता देता है कि आपको ट्यूबरक्लोसिस है या नहीं है। तो डायग्नोसिस इन तरीकों से की जाती है। मैं बहुत ज़्यादा इनमें डिटेल में नहीं जाऊँगा वरना बहुत ढेर सारा टाइम यहीं पर लग जाएगा। समझ रहे हैं इस बात को? तो मैं आपको बस बता रहा हूँ कि डायग्नोसिस के क्या क्या तरीके हैं। अगर आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है तो आप इनको गूगल सर्च कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ड्रग्स की। तो कैसे ड्रग्स होते हैं और कैसे रेजिस्टेंस डेवलप होता है। देखिए, जब आपको टीबी हुआ
तो आपको फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट दिया जाता है, फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, जिसमें आपको 2 मेडिसिन दी जाती है, आइसोनाइजिड एंड रिफैम्पसिन। तो ये 2 दवाइयां हैं, आइसोनाइजिड एंड रिफैम्पसिन, देख रहे हैं यहां पर। इन 2 दवाइयों को दिया जाता है पहले फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में, और इसका सक्सेस रेट है 100%। यानी अगर ये दवाइयां आपने 6 से 9 महीने का कोर्स होता है, अगर 6 to 9 मंथ आपने ले लिया तो आप एकदम ठीक हो जाएंगे, अगर ये दवाइयां आपने ले ली। लेकिन अगर आपने इसका इरेशनल यूज किया और आपने कभी लिया कभी नहीं लिया, ऐसे किया, आपने 3 महीने लिया फिर आपने बंद कर दिया, फिर आपने 6 महीने बाद फिर से उस ट्रीटमेंट को स्टार्ट किया, अगर आपने ऐसा किया तो जो ये बैक्टीरिया होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ये जो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में जो मेडिसिन दे रहे होते हैं उससे रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है, और ऐसे टीबी को बोलते हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी। तो अगर फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट से काम नहीं बन रहा है, उससे रेजिस्टेंट हो गया है, तो उस ट्यूबरक्लोसिस को बोलने लगते हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी। इसका मतलब वो कि वो अब ये एटलीस्ट आइसोनाइजाइड या रिफैम्पसिन से वर्क नहीं कर रहा है, उससे उसको रोका नहीं जा सकता है। फिर एमटीबी एमडीआर टीबी को करने के लिए हम सेकेंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पे जाते हैं, जिसमें हम कुछ मेडिसिन का यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं फ्लोराक्विनोकॉन्स, और उसको देते हैं हम इंजेक्टेबल विथ एमिकासिन कैनामाइसिन। इनके साथ इसको दिया जाता है, जो सेकेंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है। नाम जानने की जरूरत नहीं है, ये 2 साल का ट्रीटमेंट होता है और इसका सक्सेस रेट भी 60 to 70% होता है। ठीक है, तो एमटीआर टीबी सेकेंड लाइन, अगर जब रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट से, तो सेकेंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं जिसको 2 साल तक देना पड़ता है और 60 to 70% उसका सक्सेस रेट होता है। अगर किसी बैक्टीरिया ने, माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस ने फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन दोनों से रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया, तो उसको बोलते हैं एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, एक्सडीआर टीबी। समझ रहे हैं इस बात को? तो यह रहा सेकेंड। तो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस समझ गए, पहली लाइन ऑफ ट्रीटमेंट नहीं कर ले पाया तो रेजिस्टेंट हो गया, तो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हो गया। और एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी कब होगा? जब वो पहला और दूसरा दोनों लाइन ऑफ ट्रीटमेंट से वो नकारा हो जाएगा, उससे काम नहीं बनेगा, उससे रेजिस्टेंस हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंस टीबी। ये एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंट टीबी में मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी में जो हम यूज करते थे वो भी काम नहीं करता। मैंने बताया आपको, जो सेकेंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है फ्लोराक्विनोकॉन्स और अमिकासिन कैनामाइसिन और कैप्रियोमाइसिन, इनसे काम नहीं बनता है, तो इसका मतलब वो एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंस टीबी हो गया। तो अब हमको थर्ड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देना पड़ता है, जिसमें हम एमिपेनम का यूज करते हैं, लाइनाजोलिड का यूज करते हैं। वो सब आप याद मत कीजिए, मैं बस आपको बता रहा हूं। तो थर्ड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट भी होती है जिसका सक्सेस रेट केवल 30 से 40% होता है, और इसको 2 साल से ज्यादा लेना पड़ता है। तो टाइम पीरियड भी ज्यादा होता है और सक्सेस रेट भी कम होता है, और इसकी वजह से कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट बढ़ जाता है। अगर वो तीनों लाइन ऑफ ट्रीटमेंट से अगर उसका काम नहीं बना, यानी तीनों लाइन ऑफ ट्रीटमेंट से अगर वो बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो गया, तो उसको बोलते हैं टोटली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। यानी अब किसी से काम नहीं बन रहा है और वो सुपर बग कहलाएगा। इतनी चीज समझ में आई नहीं है। ट्रीटमेंट का लेवल है, फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पहला ट्रीट करेंगे, अगर उससे रेजिस्टेंट हो गया तो सेकंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, फिर थर्ड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, और उसके हिसाब से मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी, एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंस टीबी एंड टोटल ड्रग रेजिस्टेंस टीबी। समझ बात में आई है नहीं? आपको दवाइयां याद नहीं करनी है कि फ्लोराक्विनोकॉल, ये सब याद नहीं करना है, इतना नाम भी कठिन है एमिपेनम है, लाइनाजोलिड है, ये सब याद नहीं करना है। पर ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि रेजिस्टेंस जो डेवलप होता है वो इरेशनल यूज से डेवलप होता है। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई या नहीं आई? और जैसे आप लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में नीचे आते हैं, सेकंड थर्ड, वैसे सक्सेस रेट भी कम होता जाता है और टाइम पीरियड भी बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट बढ़ता जाता है। इतनी चीजें क्लियर हुई या नहीं? तो अब हम पढ़ते हैं कि स्टैटिक्स क्या है, क्या रिपोर्ट ने बताया हमको। इंडियन ट्यूबरक्लोसिस टीबी रिपोर्ट जो है 2020 की, उसने हमको क्या बताया ये हम समझ लेते हैं। ये बेस आपको क्लियर हुआ या नहीं? हाँ या ना कमेंट बॉक्स में लिखिए, यस सर और नो। अब हम देखते हैं कि क्या रिपोर्ट में आया है। देखिए 2.4 मिलियन केसेस ट्यूबरक्लोसिस की रिपोर्ट की गए हैं 2019 में। तो 2.4 मिलियन केसेस ट्यूबरक्लोसिस के रिपोर्ट किए गए हैं 2019 में, जो कि 14% ज्यादा है 2018 की कंपैरिजन में। तो 2018 के कंपैरिजन में 14% ज्यादा केसेस रिपोर्ट किए गए हैं 2019 में। कहने का मतलब हमको 2025 तक ट्यूबरक्लोसिस को एलिमिनेट करना है, हमारा गोल है। और हम 2018 कंपैरिजन में 2019 में ज्यादा ट्यूबरक्लोसिस के केस रिपोर्ट हो रहे हैं।
तो हम कहां पर हैं, कैसा वर्क कर रहे हैं हम, इस पे क्वेश्चन मार्क एक उठ जाता है। क्या जो हमारी इनिशिएटिव्स हैं, जो हमारी पॉलिसीज है, जो हम आगे देखेंगे, क्या सही तरीके से वर्क नहीं कर रही हैं? क्या उन पॉलिसीज में कमी है या उनके इंप्लीमेंटेशन में कमी है? सब कुछ समझेंगे। लेकिन अभी स्टैटिक्स देखिए, आप ये फैक्ट्स देखिए, 2018 की कंपैरिजन में 2019 में 14% ज्यादा केसेस रिपोर्ट किए गए हैं और 2019 में 79,000 डेथ रिपोर्ट की गई हैं। इतने लोग मर गए हैं ट्यूबरक्लोसिस की वजह से। अगर मिसिंग केसेस के नंबर को देखा जाए, मिसिंग केस देखिए क्या होता है, आपने एक किसी वर्ष में आपने कुछ एस्टिमेट किया कितने ट्यूबरक्लोसिस के केसेस आएंगे और कितने आपके पास एक्चुअल नोटिफाइड हुए, उन दोनों के बीच का जो गैप होता है उसको बोलते हैं मिसिंग केसेस। मिसिंग केसेस की संख्या देखें तो 2017 में ये 10 लाख से भी ज्यादा थे और अगर अभी 2019 की बात करें तो मिसिंग केसेस की संख्या है 2.9 लाख। तो यहां पर हमने अच्छा काम किया, एस्टिमेटेड और नोटिफाइड केसेस के बीच का जो गैप है जिसे हम मिसिंग केस बोलते हैं वो कम हुआ है। इससे क्या पता चलता है कि ज्यादा से ज्यादा केस अब नोटिफाइड हो रहे हैं ट्यूबरक्लोसिस के। नहीं, कई तो ऐसे केसेस होते थे पहले 10 लाख से ज्यादा, देखिए 2017 में 10 लाख से ज्यादा ऐसे केसेस थे जो नोटिफाइड ही नहीं होते थे, यानी पता ही नहीं चलता था कि उनको ट्यूबरक्लोसिस है, ये पता ही नहीं चलता था, ये गवर्नमेंट को पता ही नहीं चलता था क्योंकि वो नोटिफाइड ही नहीं होते थे। समझ रहे हैं इस बात को? तो उस पर एक्शन लिया नहीं जाता। लेकिन अब मिसिंग केसेस की संख्या कम आ गई है, हमने जो एस्टिमेट किया है और जो एक्चुअल में नोटिफाई हो रहे हैं उनके बीच का गैप जो है वो कम हो रहा है। इतनी चीज समझ में आई है नहीं आपको? अगर हम बात करें HIV टेस्टिंग की, तो जो ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट होते हैं उनमें जो 2019 में और 2018 का कंपैरिजन करें तो जो HIV टेस्टिंग होती थी उनकी 2018 में 67% ऑफ TB पेशेंट की HIV टेस्टिंग होती थी, लेकिन 2019 में वो बढ़कर 81% हो गई है। यानी जितने भी नोटिफाइड ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट है उनकी HIV टेस्टिंग का जो प्रोविजन था वो 2018 में 67% ही हम कर पाते थे उनको, अब हम बढ़ाकर 81% तक उनकी टेस्टिंग कर पा रहे हैं। यानी जितने ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट है अगर 100 हैं तो 81 की HIV टेस्टिंग अब हो पा रही है। तो ये अच्छी खबर है। ट्रीटमेंट की बात करें तो क्योंकि मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, ये जो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस है बच्चों के लिए, वो अब उसकी अवेलेबिलिटी बहुत इजीली अवेलेबल है, वो उसकी वजह से जो टीबी के जो केसेस हैं 2019 में 8% ज्यादा रिपोर्ट किए गए हैं, 2018 में 6% था। जो यानी डायग्नोसिस, यानी जो डिसीज हुई आपको उसका डायग्नोसिस की संख्या बढ़ गई, अच्छी बात है। यानी आप ज्यादा अच्छे से डायग्नोस कर पा रहे हैं। तो 2018 में 6% डायग्नोसिस होती थी, अब 2019 में 8% तक डायग्नोसिस होती है टीबी की चिल्ड्रन में, बच्चों में। ठीक है, तो अच्छी बात है। देखा जाए तो 4.5 लाख डीओटी सेंटर, डीओटी सेंटर का मतलब होता है डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल, डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, डायरेक्टली, माफ कीजिएगा, ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, इसको बोलते हैं डॉट्स। ये ऐसे सेंटर्स होते हैं जो कि मतलब टीबी की ट्रीटमेंट के लिए होते हैं, जो हमने अब ज्यादा से ज्यादा सेंटर्स फैला दिए हैं पूरे कंट्री का अक्रॉस। मोर देन 4 लाख डॉट सेंटर्स हैं हमारे कंट्री में, ताकि ट्यूबरक्लोसिस का डायग्नोसिस सही तरीके से हो पाए। अगर डायग्नोस होगी तभी तो ट्रीटमेंट की तरफ जाएंगे, तो पहले डायग्नोसिस के लिए और ट्रीटमेंट के लिए सेंटर्स तो होने बहुत जरूरी है। इतनी बात क्लियर है या नहीं? अगर रैंकिंग की बात करें, स्टेट्स की रैंकिंग की बात करें, तो ये रैंक कौन देता है? सेंट्रल टीबी ट्यूबरक्लोसिस डिवीजन है, वो रैंक देता है क्वार्टरली बेसिस पे, और वो देखता है कि स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ने कितना एफर्ट लगाया है टीबी को एलिमिनेट करने के लिए। तो अगर रैंकिंग की बात करें स्टेट्स की, तो अगर हायर जो पॉपुलेशन वाले स्टेट है जिनकी पॉपुलेशन 50 लाख से ज्यादा है, अगर उन स्टेट्स की कंपैरिजन में देखें तो उनमें गुजरात, आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो अगर कैटेगराइज किया है हमने 50 लाख से जो ऊपर के स्टेट्स हैं, यानी जिनकी पॉपुलेशन 50 लाख से ऊपर है, उनमें उन्हें हम लार्ज स्टेट कहेंगे। उनमें अगर कौन अच्छा परफॉर्म किया, उनमें से हैं गुजरात ने, आंध्र प्रदेश ने और हिमाचल प्रदेश ने अच्छा परफॉर्म किया है। अगर हम स्मॉलर स्टेट्स की बात करें जिनकी पॉपुलेशन 50 लाख से कम है, अगर उनकी बात करें तो त्रिपुरा और नागालैंड ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है।
अगर हम यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो दमन एंड दीव एंड दादर एंड नागर हवेली ने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है। तो स्टेट्स की कंपैरिजन की करें, अगर 50 लाख से जो ऊपर की पॉपुलेशन वाले स्टेट्स हैं उसमें गुजरात, आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश ने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है। त्रिपुरा और नागालैंड जो स्मॉलर स्टेट्स की कैटेगरी में आते हैं उन्होंने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है। और दमन एंड दीव, दादर एंड नागर हवेली जो यूनियन टेरिटरी है उसने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है। तो ओवरऑल रैंकिंग में ये स्टेट्स ने अच्छा परफॉर्म किया है। तो ये स्टैटिक्स जो आया है ये 2020 की रिपोर्ट में आया है, इंडियन ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट 2020। ये आपको समझ आया या नहीं? समझ रहे हैं इस बात को? तो कहीं ना कहीं 2018 के जो मुकाबले जो केसेस रिपोर्ट हुए हैं 14% ज्यादा, ये वरी करने की बात है। क्योंकि अगर ऐसे देखें तो हम अपने जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 3 है हमारा, एलिमिनेट करना है टीबी बाय 2030, और हमने अपना जो टारगेट रखा है 2025 तक, उसको एलिमिनेट करने के लिए ना कहीं ये बाधा जरूर साबित होगी। इनिशिएटिव्स देखें कि क्या इनिशिएटिव्स लिए इंडिया ने, तभी तो हमें पता चलेगा कि क्या हम गड़बड़ कर रहे हैं, तभी हम इसको कॉम्प्रिहेंसिवली एनालाइज कर पाएंगे। इनिशिएटिव देखें तो हमारा है नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान 2017 से 2025 के बीच में, जिसके अब 3 साल तो हम निकल चुके हैं। और इस नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान है क्या, हमको टीबी को एलिमिनेट करना है 2025 तक, और जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से 5 साल पहले हम करेंगे। तो एसडीजी हमारा क्या है, एसडीजी गोल नंबर 3 जो है, सस्टेनेबल गोल नंबर 3 है, उसमें है 3.3 जिसमें लिखा है कम्युनिकेबल डिसीज, उसमें है टीबी। टीबी को एलिमिनेट करना है हमको 2030 तक, लेकिन इंडिया 5 साल पहले ही करने का वादा कर रहा है 2025 तक। उसके लिए हमारा है नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान, जिसके 3 साल अब पूरे हो चुके हैं। दूसरे इनिशिएटिव की बात करें, रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, इसका नाम बदल के हमने नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम एनटीईपी कर दिया है। नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम एनटीईपी कर दिया है, और इसलिए कर दिया है ताकि हम ट्यूबरक्लोसिस को एलिमिनेट कर सके, इसकी तरफ हम अपना जो एक्सेलरेटर है वो खूब तेजी से दबाकर काम कर सकें। और जो ये एनटीईपी की होती है, जो फंडिंग रिसीव करता है, ये ग्लोबल फंड टू फाइट एड्स से, ट्यूबरक्लोसिस एंड मलेरिया, वर्ल्ड बैंक एंड अदर डोनर से इसकी फंडिंग आती है, और इसी तरह से वो फिर आगे फंक्शन करता है। अगर डायग्नोसिस की बात करें तो एक्यूरेट डायग्नोसिस के लिए हमने बहुत काम किया है। ये एक नाम है जिसका, अब ये नाम प्रोनाउंसिएशन आप देख लीजिए, एसिड फास्ट स्टेनिंग एंड फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी, ये बेस्ट टूल्स हैं डायग्नोसिस के लिए, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस के लिए। और जो ड्रग सेंसिटिव होंगे उनको भी आराम से डायग्नोसिस कर सकेगा। अगर बात करें मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी की, जो WHO करता है, मतलब आर डायग्नोस्ड यूजिंग WHO इंडोर्स रैपिड डायग्नोस्टिक लाइक कैट्रिज बेस्ड न्यूक्लिक एसिड एप्लीकेशन टेस्ट, लाइन प्रोब एसे एंड ट्रू नेट, इनके द्वारा जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी का वो डायग्नोसिस करते हैं, उसका भी हम एक्यूरेट डायग्नोसिस ज्यादा हो पा रहा है। तो ये अच्छी खबर है, ठीक है, डायग्नोसिस हो रहा है, इसके हमने इनिशिएटिव लिए हैं। ट्रू नेट का इस्तेमाल करते हुए हम ज्यादा डायग्नोसिस कर सकें, फिर उसका ट्रीटमेंट कर सकें, इसकी दिशा में हम काम कर रहे हैं। ये रहा हमारा सस्टेनेबल गोल नंबर 3, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, और ये रहा हमारा टारगेट, फाइट कम्युनिकेबल डिसीज, जिसके अंदर ट्यूबरक्लोसिस आता है। तो एसटीजी का टारगेट है 2030 तक एलिमिनेट करना टीबी को, और हमारा टारगेट है 5 साल पहले ही 2025 तक टीबी को पूरी तरह से एलिमिनेट कर देना। लेकिन जैसा मैंने कहा आपको कि 2018 के मुकाबले 14% ज्यादा ट्यूबरक्लोसिस के केसेस रिपोर्ट हुए हैं 2019 में, और संख्या है 2.4 मिलियन केसेस, यानी 24 लाख लोग अभी ट्यूबरक्लोसिस को रिपोर्ट किया गया है 2019 में। तो कहीं ना कहीं हमको ये लगता है कि 2025 तक ये टारगेट अचीव करना आसान होगा या नहीं, ये सोचने वाली बात है। क्योंकि जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, रिपोर्ट होने की कैटेगरी में ज्यादा आ रहे हैं, वैसे 2025 तक अचीव करना मुश्किल लग रहा है। लेकिन थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक रहें तो हम ये कह सकते हैं कि 2025 तक हम बहुत ढेर सारे स्टेप्स ले सकते हैं, पॉलिसीज अच्छी बनाकर उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और जो हमने इनिशिएटिव्स लिए हैं, तो इनिशिएटिव्स हम देख रहे हैं ना, ये इनिशिएटिव्स हैं। और भी इनिशिएटिव्स क्या है, हमारा एक निक्षय इकोसिस्टम है। ये क्या है, नेशनल ट्यूबरक्लोसिस फॉर्मेशन सिस्टम है। यहाँ पे जितने भी ट्यूबरक्लोसिस के रिपोर्टेड केसेस होंगे, सारी की इंफॉर्मेशन यहाँ पर होगी, और ये एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है, ताकि जितनी भी इंफॉर्मेशन है पेशेंट्स के रिगार्डिंग, और उनको इंफॉर्मेशन को मैनेज किया जा सके। जो पेशेंट जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है उनकी इंफॉर्मेशन को मैनेज किया जा सके, उनका ट्यूबरक्लोसिस से कितना सक्सेस रेट हुआ, वो ट्यूबरक्लोसिस से डिसीज से जो ग्रस्त थे लोग, उनका सही से ट्रीटमेंट हो सका या नहीं हो सका, उसकी इंफॉर्मेशन रख सके। कहने का मतलब निक्षय जो इकोसिस्टम है, ये पूरी तरह से इंफॉर्मेशन रख सके। एक ई निक्षय भी होता है, इलेक्ट्रॉनिक, सारी इंफॉर्मेशन वहां पे डेटा स्टोर होता है।
समझ रहे हैं इस बात को? तो डेटा एनालिसिस से भी हम ये पता कर सकते हैं कि कितने केसेस कम कर रहे हैं, कितना केसेस आ रहे हैं और क्या क्या स्टेप लेने चाहिए हमको कि 2020 तक 0 न्यू केसेस, यानी हम टीबी को पूरी तरह से एलिमिनेट कर सकें। ठीक है, और निक्षय के लिए एक निक्षय पोषण योजना भी है, क्योंकि देखिए ट्यूबरक्लोसिस को केवल मेडिसिन से हराया नहीं जा सकता, इसके लिए न्यूट्रिशन की बहुत जरूरत है। तो गवर्नमेंट को दोनों जगह इंटरवीन करना पड़ेगा, मेडिसिन में भी सब्सिडाइज रेट पे देना पड़ेगा और न्यूट्रिशन के लिए भी पैसे देने पड़ेंगे। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक निक्षय पोषण योजना की है, जिसमें 500 रुपए पर महीने गवर्नमेंट देगी न्यूट्रिशन को पूरा करने के लिए। तो स्कीम इज एम्ड एट प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट टू टीबी पेशेंट फॉर देयर न्यूट्रिशन, निक्षय पोषण योजना। और हमने एक कैंपेन चलाया है, टीबी हारेगा तभी तो देश जीतेगा कैंपेन। ये हमने सितंबर 2019 में लॉन्च किया था, ताकि हम कमिटमेंट हमारा दिखा रहे थे कि एलिमिनेट कर देंगे हम टीबी को पूरी तरह से 2025 तक। एक हमारा सक्षम प्रोग्राम है, जिसमें टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस जो है वो साइको सोशल काउंसलिंग करवाएगा ड्रग रेजिस्टेंस टीबी पेशेंट का। ठीक है, तो ये सारे स्टेप्स इंडिया ने लिए हैं, कहने का मतलब स्टेप्स हमने बहुत लिए हैं और हमने पॉलिसीज भी बहुत बनाई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पॉलिसीज के इंप्लीमेंटेशन में क्या कौन सी दिक्कत आ रही है, उसकी वजह से क्यों हमारे केसेस नए ट्यूबरक्लोसिस के नए केसेस ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक वाली बात है। अगर मैं आपको दो चीज़ें यहाँ पर समझाऊँ विलियम्स पर्सपेक्टिव से, समझने की कोशिश कीजिएगा। लेट मी चेंज द कलर। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रेवलेंस ऑफ डिसीज में क्या और इंसिडेंस ऑफ डिसीज, इन दोनों में क्या अंतर है? देखिए, प्रेवलेंस का मतलब होता है ओल्ड प्लस न्यू केसेस। तो जो पुराने केसेस हैं और जो नए केसेस इस साल आए हैं उन्हें बोलते हैं प्रेवलेंस ऑफ डिसीज। इंसिडेंस ऑफ डिसीज का मतलब होता है कि उस साल में कितने न्यू केसेस आए हैं, उसे हम बोलेंगे इंसिडेंस ऑफ डिसीज। ये समझ में आया ये बात या नहीं? तो प्रेवलेंस का मतलब होता है कि ओल्ड प्लस न्यू टोटल केस कितने हैं, और इंसिडेंस का मतलब होता है कि उस ईयर में कितने न्यू केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं, उसे बोलते हैं इंसिडेंस ऑफ डिसीज। ये बात क्लियर हुई या नहीं? हम देखते हैं वे फॉरवर्ड, ये चीज आपको समझ में आई या नहीं? हमने इनिशिएटिव्स बहुत लिए हैं, पर अभी 2025 तक जो हमारा एलिमिनेट करने का टारगेट है, कहीं ना कहीं हम उससे भटके ना, उसकी दिशा में हमको काम करना चाहिए। पॉलिसीज सही तरीके से बनाकर उनका इंप्लीमेंटेशन सही तरीके से करना पड़ेगा, तभी हम एलिमिनेट कर पाएंगे ट्यूबरक्लोसिस को 2025 तक, 5 साल पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल नंबर 3 के। समझ रहे हैं इस बात को? तो वे फॉरवर्ड आप क्या लिख सकते हैं? वे फॉरवर्ड आप लिख सकते हैं कि एक्यूरेट डायग्नोसिस की जरूरत हमें बहुत ज्यादा है, तो हमें बहुत ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा कि डायग्नोसिस सही से हो पाए, ताकि टीबी का पता चल पाए। उसके बाद ट्रीटमेंट सही से हो पाए और ट्रीटमेंट की मॉनिटरिंग होती रहे कि कितने समय तक कितने ट्रीटमेंट किसने लिया, ताकि वो इरेशनल यूज ना हो सके मेडिसिन का, और उसकी वजह से मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी ना डेवलप हो सके, या एक्सटेंसिवली या टोटल ड्रग रेजिस्टेंस टीबी ना डेवलप हो सके पेशेंट में, ताकि उनकी मोर्टेलिटी रेट भी कम हो सके। इंडिया को ग्लोबल एफर्ट्स के साथ एकदम कोलैबोरेट करना पड़ेगा, सभी कंट्रीज को साथ में आना पड़ेगा, एक टेबल में बैठ के पॉलिसीज को बनाकर उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, ताकि हम ट्यूबरक्लोसिस जैसी डिसीज को पूरी तरह से एलिमिनेट कर पाए 2030 तक ग्लोबली और 2025 तक इंडिया को। समझ रहे हैं इस बात को? हमको अपना एक्सपेंड करना पड़ेगा लेबोरेटरी नेटवर्क और डायग्नोस्टिक फैसिलिटी, ताकि हर गांव में हमारा लेबोरेटरी हो, हर डिस्ट्रिक्ट में लेबोरेटरी हो, डायग्नोस्टिक फैसिलिटी हो, ताकि वहां के जो लोग हैं वहां पर आके अपना टीबी का डायग्नोसिस कर सके, ताकि रिपोर्टिंग ज़्यादा हो। रिपोर्ट ज़्यादा होने की वजह से मिसिंग केस भी कम आएंगे और हम सही रिपोर्ट कर पाएंगे। एक बार वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा था, WHO ने कहा था कि इंडिया की जो ट्यूबरक्लोसिस की रिपोर्टिंग है वो बहुत कम है, यानी अंडर रिपोर्टिंग है ट्यूबरक्लोसिस का, सही तरह से रिपोर्ट नहीं किए गए हैं सारे केसेस। तो कहीं ना कहीं मिसिंग केसेस की संख्या ज़्यादा होने की वजह से जो हमने देखा था, उसकी वजह से अंडर रिपोर्टिंग तो हो रही थी, पर उसकी दिशा में भी हमको काम करना है, डायग्नोसिस सही तरीके से करना है, ताकि उनकी रिपोर्टिंग सही तरीके से हो सके। और ये जो सोसाइटी में स्टिग्मा है टीबी के लिए कि इसको छूना नहीं है, कम्युनिकेबल डिसीज है, क्योंकि तो स्टिग्मा सा लग जाता है, धब्बा सा लग जाता है, उस व्यक्ति के जो जीने में बहुत दिक्कत आती है, जिसके ऊपर ट्यूबरक्लोसिस का धब्बा लग गया तो उसको समाज में रहना बहुत दिक्कत हो जाता है। तो उसके खिलाफ भी हम, उस स्टिग्मा के खिलाफ भी हमको लड़ना पड़ेगा,
और उसकी एडवोकेसी, कम्युनिकेशन और सोशल मोबिलाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है। तो ये वे फॉरवर्ड में आप पूरा लिख सकते हैं कि इंडिया ने बहुत पॉलिसीज़ बनाई हैं, उनका सही इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा और नई पॉलिसीज सही बनानी पड़ेंगी ताकि हम ट्यूबरक्लोसिस को 2025 तक कंप्लीटली एलिमिनेट कर पाए, जो कि हमने पूरे वर्ल्ड से ये वादा किया है। तो आज का कॉम्प्रहेंसिव एनालिसिस आपको कैसा लगा मुझको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये मेरा चैनल है होप तुषांत यादव, यहाँ पर भी आइए, बहुत ढेर सारे कॉम्प्रहेंसिव एनालिसिस पढ़े हैं कई टॉपिक्स के, और इंडियन इकोनॉमी का फुल कोर्स बहुत जोरों शोरों से चल रहा है यहाँ पर। तो आइए यहाँ पर भी अपना प्यार हमको जरूर दीजिए। ये पीटी के कुछ रिसोर्सेस है, बेहतरीन रिसोर्सेस है, इनका भरपूर लाभ उठाएं, बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से तैयार किए गए हैं, बहुत ही बेहतरीन फैकल्टी के द्वारा, तो इनका भी बहुत लाभ उठाएं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।